सो हाय एवरीवन, आई एम ससीनाथ झा एंड वेलकम बैक टू द चैनल प्रो क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे हम क्लास 10th साइंस के लिए दो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सीरीज है हमारे पास स्मार्ट शॉर्ट रिवीजन सीरीज एंड सेकंड सीरीज है हमारे पास एचपीक्यू सीरीज, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज। तो आपके एंड से इस तरह से रिस्पांस आ रहा है कि हमने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है, हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चंस की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो मैं अपने एंड से ये सोच रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, पहले एचपीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि 20th ऑफ फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो एचपीक्यू सीरीज है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, उस सीरीज को पहले हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, मिला जुला के। तो इस सीरीज की इंपॉर्टेंस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार कंटिन्यू कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो 15 क्वेश्चंस है, वो 15 क्वेश्चंस कवर करता है 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, मींस की चैप्टर जो हम करेंगे भी लाइफ प्रोसेस में 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इन 15 क्वेश्चंस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इस सीरीज की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो ये है हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस। एंड अगर हम बात करें वेटेज की, तो इस चैप्टर से आ रहा है हमारा 10 मार्क्स का। समझ रहे हो? मतलब कि जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारा ये चैप्टर मार्क्स वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। मींस की ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। ऑटोट्रोपिक आप सभी को पता होगा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि खुद से कोई चीज अपना फूड बनाए एंड उस फूड को वो कंज्यूम करे, है ना। एंड हेटेरोट्रोपिक क्या होता है, जब हम फूड के लिए डिपेंड रहते हैं किसी और पे। ठीक है, एग्जांपल में ऑटोट्रोपिक में क्या आ जाएगा, सारे ऑटोट्रोप्स मींस की प्लांट्स, है ना। एंड हेटेरोट्रोप्स में कौन एग्जांपल में आ जाएगा, ह्यूमंस हो गए, है ना। इस तरह से एग्जांपल आप लिख सकते हो। बाकी एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटोट्रोप्स मतलब क्या, जो कि खुद से अपना फूड प्रिपेयर करे। कौन से प्रोसेस की मदद से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि आपने फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रॉ मटेरियल्स में एग्जांपल क्या है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारा क्लोरोप्लास्ट में मिक्स होके क्या बनाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। समझ रहे हो? एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं किसी और पे फूड के लिए। एग्जांपल में आपके ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, मल्टीपल एग्जांपल यूज कर सकते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन तो छोटी सी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ कुछ और भी पॉइंट ऐड कर दिए हैं। मींस की जैसे स्टार्च, ये क्वेश्चन अलग से आता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में आपका स्टोर होता है, तो स्टार्च। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं आंसर के अंदर। आपको क्या करना है कि पूरे पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज है। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन की, कंपेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ इन हार्बिवोर एंड कार्निवोर, एक्सप्लेन व्हाई इट डिफर्स। हम सभी को पता होना चाहिए ये चीज कि हार्बिवोर कार्निवोर क्या होते हैं। ठीक है, हार्बिवोर क्या होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। एग्जांपल में काऊ हो गया आपका, है ना, इस तरह से। एंड कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो कि मीट कंज्यूम करते हैं, मांस कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इंसान, और हम बात करें इंसान की, तो इंसान क्या होता है आपका, ओमनीवोर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका हार्बिवोर्स होते हैं ना, उनका जो इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें किससे, कार्निवोर से। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल है क्या, कि जो हार्बिवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। एंड ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करने में, उनको डाइजेस्ट करने में लगता है टाइम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो गाय होती है ना, उसका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, तो उनको उस चीज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए इंटेस्टाइन बड़ा है, ताकि सारी चीजें डाइजेस्ट हो सके इजिली। एंड जो आपका मीट होता है ना, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए जो मीट कंज्यूमिंग एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। इतना सिंपल है आंसर इसका। बाकी एक बार आप आंसर पढ़ लेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रोवाइड एग्जांपल्स। एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, आप सभी को क्लियर होगा ये चीज। एरोबिक मतलब क्या, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है, कि फूड मॉलिक्यूल का टूटना किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। समझ रहे हो मेरी बात? जो कि कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एनारोबिक क्या होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना मिले एंड उससे आपका कार्बोहाइड्रेट टूट जाए बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम बात करें एरोबिक की, तो एरोबिक में होता क्या है आपका, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटेगा ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है का ग्लूकोज, देन पाइरुवेट में टूटता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, देन पाइरुवेट से होते हुए किसमें टूटता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, देन आपका हो गया एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ रहे हो? एंड अगर हम बात करें एनारोबिक की, तो उसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का या तो ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा केस होता है। दो एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, एक है हमारा ह्यूमंस के केस में किस तरह से होता है, एक है हमारे पास यीस्ट के केस में किस तरह से होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के केस में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम मिलती है, तो ग्लूकोज पाइरुवेट के थ्रू होते हुए किसमें टूट जाता है आपका, एक लैक्टिक एसिड, देन है हमारा एनर्जी। और लैक्टिक एसिड जब भी हमारे किसी मसल्स में बनता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे मसल्स में क्या आता है, क्रैम्प आता है। समझ रहे हो? ऐसा आपने देखा होगा। एंड अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें बात करें, यीस्ट में बात करें, तो ग्लूकोज आपका फिर से पाइरुवेट में तो जाएगा ही, देन उसके बाद किसमें कन्वर्ट होगा आपका, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी में। समझ रहे हो मिला जुला के? इस केस में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इस केस में आपका ऑक्सीजन एब्सेंस होगा।
कोई दिक्कत, सिंपल है। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है ना वो ज्यादा होता है कंपेयर करें हैं जो आपके उस पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, सॉरी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, पानी वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? सिंपल ये है, इसका सिंपल आंसर ये है कि जो पानी में रहते हैं ना, पानी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो कम है अगर हम कंपेयर करें ऊपर से, तो समझ रहे हो, हवा में ज्यादा ऑक्सीजन है, पानी में कम ऑक्सीजन है, और ऊपर से वो डिसॉल्व फॉर्म में है, समझ रहे हो। एक तो ऑक्सीजन उनको अलग करना है, उसके बाद कम फॉर्म में है तो उसको कंज्यूम करना है, तो अपनी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी नहीं सॉरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, ठीक है, एंड इंसान को नॉर्मल लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो भी फ्री फॉर्म में है। एंड एक और साथ में एक और है कि ब्लड सर्कुलेशन भी अलग होता है किसका, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का। क्यों अलग होता है? क्योंकि जो पानी में रहते हैं ना, पानी में जो जीव रहते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके पास होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, है ना। एंड अगर हम बात करें जो टेरिटरी पे रहते हैं उनमें से मैक्सिमम केस में क्या होता है, उनके पास क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। मींस कि हमें क्या करना होता है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हमारी जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एंड अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, उनमें ऐसे सेपरेशन की उतनी जरूरत नहीं होती है ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की। तो वो चीज है हमारे पास, हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है, उनके में सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंपल आंसर है। थर्ड है हमारा, फिफ्थ है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई का क्या रोल है। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो सबसे लास्ट में एल्वियोलाई होता है हमारा, और एल्वियोलाई का काम क्या होता है, एल्वियोलाई की ऐसा सरफेस होता है जो बहुत थिन सरफेस होता है, और वहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, समझ रहे हो, जो ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया वो ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से होता हुआ आया है वेस्ट, वो वहां पे बाहर निकलेगा, समझ रहे हो। मींस कि हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद क्या है हमारा, ब्रोंकाइल्स है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद क्या है, ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या है हमारा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास क्या होता है, गैस का एक्सचेंज। इतना सिंपल आंसर है इसका। सिक्स्थ है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। हम सबको पता है जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। एग्जांपल क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, है ना, एंड हर एक चीज का अपना अपना रोल है। एग्जांपल में बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी क्या करता है हमारा, आरबीसी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रैप करना, है ना। एंड अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी के, और भी बहुत सारे काम होते हैं यार डब्ल्यूबीसी का। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का क्या काम करता है हमारा, कि जो बाहर के पैथोजेंस आते हैं हमारी बॉडी में, मींस कि जो माइक्रोब्स आते हैं उसको किल करना, है ना, उसको खत्म करना। जो आपका उसके बाद क्या बचता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करता है हमारा, ब्लड क्लॉटिंग में। एंड प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा का रोल कब बताऊं मैं, तो प्लाज्मा मेन फ्लूइड है जिसके अंदर ये सारी चीजें फ्लो करती है, समझ रहे हो, मतलब प्लाज्मा के अंदर ही सारी चीजें मिक्स रहती है। प्लाज्मा आपका मेन फ्लूइड हो गया एक तरह से, वही चीजें लिखी हुई है मिला जुला के, प्लाज्मा का मेन काम हो गया क्या, ट्रांसपोर्ट करने का सारी चीजों को। एंड क्वेश्चन ये भी कर रहा था कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में अगर हम एग्जांपल लें हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है ह्यूमंस के केस में, कि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप करके उसको पूरे बॉडी में फ्लो करवाता है ना। जब एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, तो उसको ट्रैप कौन करता है, अपना हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द प्लांट्स, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में ये डिफरेंस होता है, आपको सभी को पता होगा, ये आपका प्लांट में होता है, एंड प्लांट में क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, जल को ट्रांसफर करता है। जल मतलब क्या, पानी, है ना। तो जाइलम ट्रांसफर करेगा किसको, वाटर को, ठीक है। एंड अगर हम बात करें किसकी, फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है किसको ट्रांसफर करता है, फूड को। तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, ज से जल, ज से जाइलम, याद रखना है आपको ये चीज। एंड अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो एक तो हमारा फंक्शन पूछ रहा है, एक हमारा पूछ रहा है स्ट्रक्चर्स की। अगर हम बात करें तो आपने 9th में पढ़ा होगा ये चीज सही से, कि जाइलम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ट्रैकाइट्स एंड वेसल से। एंड जो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम किससे मिलकर बना हुआ है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल से, समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि इस चीज से मिलकर बना होता है। बाकी अगर मैं बात करूं, थोड़े और पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे इसमें मैंने ये भी ऐड कर दिया है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वाटर क्या होता है, वाटर आपका ध्यान से देखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, साथ खाली, है ना, यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन अगर हम बात करें फूड के ट्रांसफर की, तो फूड पत्तों में बनता है, एंड पत्तों से फूड ऊपर भी जाता है, पत्तों से फूड नीचे भी जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, और जो आपका पानी का ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है आपका, यूनिडायरेक्शनल, कहीं पे लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल, है ना। एंड ये पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसकी मदद से हो पाता है, ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये आपको ऐसी डेटा आपको याद रखना है। बाकी मिला जुला के ये ट्रांसपिरेशन ट्रांसलोकेशन आपको याद रखना है, कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, और पत्तों से जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। बाकी वो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेंगे। 8th है हमारे पास, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्ट इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है।
आप सभी को पता है ये बात कि जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट में ब्लड जो होता है वो 2 बार आता है ना। एक बार क्या होता है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है आपका लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, फिर हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पूरी बॉडी में जाता है। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 2 सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में, एक है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स में, और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पे आया, हार्ट में। एंड अगर बात करें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की, जो कि मेन सर्कुलेशन है, उसमें क्या होता है हार्ट से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से पूरी बॉडी में जाएगा एंड फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर से हार्ट में मिला देगा। सिंपल है। तो ह्यूमन हार्ट को एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे लंग्स ने फिल्टर किया है ब्लड को, जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप किया हीमोग्लोबिन में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, हमारा पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारा कहां पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से होते हुए कहां पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहां पे आता है, एओर्टा में। एंड एओर्टा से होते हुए वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां से निकल के पूरी बॉडी में चला जाता है। एंड पूरी बॉडी में क्या होता है आपका, फिर से रेस्पिरेशन होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आ जाएगा। एंड वो सारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो वेना कावा से होते हुए सारा फिर से कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है ना, इससे होते हुए जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है फिर से कहां पे जाएगा, हमारे लंग्स में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको ना, कौन सा कहां पे आता है, कौन सा फिर कहां पे जाता है। यही चीज हमारा डबल सर्कुलेशन है, समझ रहे हो ना। एक बार लंग्स के साथ सर्कुलेशन है, एक बार पूरी बॉडी के साथ सर्कुलेशन है। तो डबल सर्कुलेशन बाकी आपको याद रखना है। और एक और चीज है कि ह्यूमन हार्ट का क्या काम है, ह्यूमन हार्ट का एक ही काम है यार, पंपिंग का, है ना। अगर ह्यूमन हार्ट ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द व्हाई सेपरेशन नीडेड। कि अगर हम बात करें मैमल्स की या फिर बर्ड्स की, तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बीच में क्या रहता है, सेपरेशन रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो वो क्यों नीडेड रहता है, तो वो इसलिए नीडेड है क्योंकि जो मैमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए बीच में हमारे एक सेप्टम लगा होता है ना, हमारे पास क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो उनकी बॉडी को इतना ऑक्सीजन का सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, तो उनके में वो सेप्टम वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है, किसी किसी केस में। अगर 10th क्वेश्चन की हम बात करें, 10th क्वेश्चन हमारा ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स बताओ एंड वल्व का फंक्शन बताओ। तो 3 तरह के आपको पता होगा कि हमारे पास ब्लड वेसल्स, एक है हमारे पास आर्टरी, एक क्या है वेन्स, एक क्या है हमारे पास कैपिलरीज। आर्टरी क्या होते हैं, जो कि मेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। वेन क्या होता है हमारा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एंड कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज आपका होता है जहां पे एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, किसमें, जैसे एग्जाम एक सेकंड डायग्राम की मदद से अगर हम समझ सकें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड, ठीक है। जैसे देखो आर्टरी से मेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड जो कैपिलरीज है ना वहां पे एक्सचेंज होता है सारी चीजों का, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आर्टरी है, आर्टरी क्या लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, है ना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी कैपिलरीज बन गई। कैपिलरीज मतलब क्या, कि इस पाइप से बहुत सारे अलग अलग पाइप निकल गए, समझ रहे हो मेरी बात। ये सारा कैपिलरी है। कैपिलरी क्या करेगा ना, हर एक सेल तक क्या पहुंचा देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देगा, और सारे सेल से क्या निकाल लेगा, CO2 गैस निकाल लेगा। देन इसके बाद ये सारा किसमें मर्ज हो जाएगा, एक पाइप में, जो कि पाइप क्या कहलाएगा, हमारा वेन्स। समझ रहे हो, ये थी हमारी आर्टरी जिसमें क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा कैपिलरीज था जहाँ पे एक्सचेंज होगा गैस का, एंड ये है हमारा वेन जहाँ पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है तीनों का। बाकी और भी बहुत से डिफरेंस होते हैं कि क्या, कि जो आपका आर्टरी होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, वेन आपका थिन होता है, एंड कैपिलरीज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा थिन होता है, ना के बराबर, ताकि एक्सचेंज हो सके किसका, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का। अगर हम बात करें ब्लड टाइप का, वही मैंने बता दिया, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर ह्यूमन हार्ट को सही से पढ़ा होगा आपने। एक्सेप्शन ये है कि जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है ना, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना, वो एक एक्सेप्शन है। एंड इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स में क्या होता है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट कौन सा है, आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अगर ध्यान से याद होगा तो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो, ठीक है, एक्सेप्शन है। बाकी दोनों में यही है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल स्ट्रक्चर की, तो थिक हो गया, थिन हो गया, बता दिया था, एक्स्ट्रा थिन हो गया। एंड अगर वल्व की बात करें तो वल्व आपका इसमें प्रेजेंट नहीं है, आर्टरी में, आपका क्या बोलते हैं, वेन्स में वल्व प्रेजेंट होगा, एंड कैपिलरीज में वल्व प्रेजेंट नहीं होगा। वल्व क्या होता है, वल्व मतलब होता है जो कि बैक फ्लो को रोके। किसके बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को, है ना। वल्व आपका याद होगा आपको, देखो हार्ट में भी हर जगह बल्ब लगे होते हैं ना, देखो ध्यान से, यहाँ भी एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ भी एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। वल्व का फंक्शन ये होता है ना कि ब्लड जो नीचे आ गया ना, वो फिर से ब्लड ऊपर की तरफ ना चला जाए झटके में, है ना। तो वल्व बैक फ्लो को रोकता है, मिला जुला कि ये फंक्शन हो गया ब्लड का, वल्व का। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में यूरिन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। इसके लिए आपको नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम याद करना पड़ेगा, है ना। ये आपका देखो, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, दिख रहा है क्या यहाँ पे पूरा सही से,
हट जाए यार ये, ठीक है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन में क्या होता है कि जो रेनल आर्टरी होता है ना, रेनल आर्टरी ब्लड को लाता है कहाँ पे, ब्लड को लाता है आपका कहाँ पे, मान लो आपका बाउमेंस कैप्सूल में, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है। बाउमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कहलाता है आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन समझ रहे हो ना, कि आपका ब्लड हुआ वो एब्जॉर्ब हुआ, देन उसमें फिल्टर हुआ, फिल्टर मींस क्या कि वेस्ट अलग हो गया, ठीक है। वेस्ट अलग होने के बाद जो आपका ब्लड बचता है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होके जो अच्छा ब्लड है वो आपका ब्लड में मिल जाता है। एंड जो आपका वेस्ट है, वेस्ट कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है हमारा, कलेक्टिंग डक्ट में। एंड कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ पे आता है वेस्ट हमारा, यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरिथ्रा के थ्रू वो पास हो जाता है, ठीक है। तो आपको यूरिन फॉर्मेशन में दो चीजें याद रखनी है, पहले हमारा फिल्ट्रेशन होगा, देन हमारा क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। एंड रीअब्जॉर्प्शन में सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएगी जो भी सही चीज है, और फिल्ट्रेशन में जो भी वेस्ट आएगा निकल के वो हमारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। आपको इसी तरह से याद रखना है, जो भी मैंने सिंपल सिंपल लिख रखा है ना, इसी तरह से आपको याद रखना है। मिला जुला के नेफ्रॉन याद रखना है कि नेफ्रॉन हमारा यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। एंड उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि बाउमेंस कैप्सूल है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, यहीं पे हो रहा है आपका जो भी हो रहा है। अगर बात करें हम 12th क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बताओ और लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच रीअब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम यूरिन डिपेंड। रीअब्जॉर्प्शन किस, जो आपका रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना चीजें, वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ये देखो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि किडनी होता है, किडनी में ब्लड जाता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होकर जो वेस्ट होता है वो आपका यूरिएटर के थ्रू होते हुए कहाँ पाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जब प्रेशर एक बन जाता है तो यूरिथ्रा के थ्रू वो पास हो जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर। तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको एक बार याद रख लेना है मिला जुला के, है ना, बनाना भी आना चाहिए आपको। बाकी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ये खाली क्या, एंड फंक्शन भी आप बता सकते हो कि किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन फॉर्म करना। यूरिएटर का क्या काम है, ब्लड को जो आप यूरिन है उसको ट्रांसपोर्ट करना। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, स्टोर करना किसको, यूरिन को। एंड यूरिथ्रा का क्या काम करना है, क्या काम है, यूरिन को एक्सपेल करना, बाहर निकालना, ठीक है। हम बात करें वाटर जो रीअब्सॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है ना। एंड वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके जो ब्लड है उसमें कितना वेस्ट प्रेजेंट है। इन दोनों के हिसाब से ही आपका रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। एक बार देख लेना रिपीट करके। बाकी ये आंसर एग्जैक्ट आपको ऐसे लिखना है या फिर थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको लिख दिया है। 13th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करता है। तो जैसे हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से बना हुआ है यार, प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। प्लांट्स में क्या होता है कि आपका पत्ता है, पत्ते के नीचे क्या होता है, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, ऊपर भी स्टोमेटा होते हैं लेकिन नीचे ज्यादा होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो भी आपका गैस है ना, फालतू गैस है, वो बाहर निकल गया। जो भी अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वहां से निकल गया, और वाटर को निकलने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और क्या होता है, मान लो कि एक पत्ता है, एक पत्ते में ना खराब कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गया, तो क्या होता है वो खराब कार्बोहाइड्रेट को लेके गिर जाता है ना, टूट के गिर जाता है, पत्ता सड़ के गिर जाता है, पता है ना आपको। एंड आपकी जो मेन बॉडी होती है ना किसकी, प्लांट की, उसमें से ग्रेजिन्स और गम्स नाम की चीजें भी निकलती है ना। वो क्या होता है, एक तरह से वेस्ट होता है किसका, पेड़ का, और उस वेस्ट को हम यूज कर लेते हैं अपने कामों में। तो वही लिखा हुआ है देखो, एक तो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, एंड वाटर के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जो आपका खराब पत्ता होता है वो सेट हो जाता है, गिर जाता है, एंड रेजिन्स गम्स निकलते हैं वहां से, ठीक है। पता चला कि स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा के थ्रू ही सारी चीजें होती है। तो स्टोमेटा एक स्मॉल ओपनिंग है, कहाँ पे, लीफ में होती है, जो कि क्या रेगुलेट करता है, गैसेस के एक्सचेंज को एंड ट्रांसपिरेशन को। इस तरह से हमारा दिखता है कुछ स्टोमेटा। ये हमारे गार्ड सेल होते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है मिला जुला के। ये गार्ड सेल है ना, एंड ये आपका एपिडर्मल सेल है, ये आपका सब्सिडरी सेल है ना। और गार्ड सेल बंद भी होता है, खुलता भी है, वो वाटर पे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डायलिसिस एंड व्हेन इट इज यूज्ड। डायलिसिस क्या है और इसका क्या कब यूज करते हैं। डायलिसिस आप सभी को पता होगा, डायलिसिस कब यूज करते हैं, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है ना। एक वो भी तो है, क्या नाम है, प्रेमानंद जी साइड से, जिनकी दोनों किडनी खराब है ना, और वो डायलिसिस के बेसिस, डायलिसिस की हेल्प से ही अभी तक जिंदा है, समझ रहे हो। डायलिसिस में होता कुछ नहीं है कि हमारा जो अंदर किडनी है ना, अगर ये किडनी खराब हो गई तो हम बाहर में एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, जिसमें हम अपने ब्लड को यहाँ से निकालते हैं, मशीन में डालते हैं, ब्लड जब फिल्टर हो जाता है तो फिर फिल्टर ब्लड को फिर से हम अपनी ब्लड बॉडी में मिला लेते हैं। इस तरह से आर्टिफिशियल किडनी होती है एक। एंड वो इसमें देखो इस तरह से चीजें है कि ब्लड निकला, गया, फिल्टर हो गया, हमारी बॉडी में फिर से आ गया। इसमें जो मेम्ब्रेन यूज होती है ना, देखो ध्यान से देखो, ये जो मशीन है, मशीन में देखो, मशीन जो है ना, मशीन में क्या यूज करते हैं मेन हम यहाँ पे, मशीन में देखो, मशीन के अंदर होता है वेस्ट, है ना। और हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में भी वेस्ट होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमारे ब्लड में जो वेस्ट होता है ना, वो वेस्ट क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो बाहर एक वेस्ट हमारा अलग इकट्ठा हो जाता है ना। और उसके बाद जो हमारा सही ब्लड है, वो सही ब्लड को घुमा के फिर से हम कहाँ पे ले आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ले आते हैं, समझ रहे हो। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ही हो पाता है हमारा, है ना।
जो आपका वेस्ट है वो बाहर ना जा पाता है इस तरह की हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। बाकी थोड़ी मुझे समझ रही हो अगर ध्यान से अगर वीडियो देखोगे ना, थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है बनाने में आज वीडियो। एक तो बाहर वो हो रहा है जागरण टाइप, तो वो आवाज आ रहा है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। बाकी ठीक है यार। उसके बाद देखो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस याद रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक्टिविटी बहुत फेमस है यार इस चैप्टर से, कि ये बताओ कि CO2 क्यों जरूरी है पेड़ के लिए। ठीक है, इस एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। तो अगर हमें पता करना है ना कि किसी पेड़ के लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे। ठीक है, एक पेड़, एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा ये उठाओ, क्या बोलते हैं इसे, प्लांट। उस प्लांट को थोड़ी देर के लिए छाई में डाल दो। ठीक है, थोड़ी देर के अंधेरे में, अंधेरे में क्या होगा कि उस पेड़ से, उस प्लांट से सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो यार, वो चीज ही मत करो, सिंपल क्या करो ना, एक पत्ता लो, एक पत्ते में आधे पत्ते को छोड़ दो धूप में, कि मत उसको सब कुछ मिले, धूप मिले, CO2 गैस मिले, पानी मिले, सब मिले। और एक पत्ते को क्या करो, छाई में कर दो, इस तरह से बॉटल में पैक कर दो। ठीक है, ताकि उसे CO2 मिले ही ना, CO2 की प्रेजेंस मिले ही ना। ठीक है, तो देखो जैसे इसने बोतल में पैक किया, तो बोतल में भी तो CO2 होगा, वो भी CO2 से मिल सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन यूज किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बोतल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और जो भी आसपास प्रेजेंट है, उसको सारा ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अंदर का जो पत्ता है ना, इसको CO2 बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, नहीं मिला CO2। इस पत्ते को देखो, बाहर में CO2 मिल रहा है, अंदर में CO2 नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, इस पत्ते को तोड़ दो। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन बना लो। अगर आयोडीन सॉल्यूशन अगर देखो, अगर आयोडीन सॉल्यूशन आप कहाँ पे डालोगे, एक सेकंड चल जा। देखो अगर आयोडीन सॉल्यूशन आप इस जगह पे डालोगे ना, तो ये वाला जगह कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह से ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन अगर इस जगह पे डालोगे, तो इस जगह पे क्या होगा, हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक तब होता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक तब होता है जब आपके पत्ते में क्या प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, स्टार्च प्रेजेंट हो। स्टार्च मतलब क्या, कि ग्लूकोज प्रेजेंट हो। तो इस केस में आपका ब्लू ब्लैक हो गया, मींस की इस केस में क्या है, इस केस में ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है आपका, है ना, स्टार्च बन रहा है। लेकिन इस केस में, इस टेस्ट में क्या हुआ कि कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टार्च बन ही नहीं रहा है। तो CO2 इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, CO2 मिलेगा तब स्टार्च बनेगा, तभी फूड बनेगा। एंड अगर CO2 नहीं मिलेगा तो फूड बनेगा ही नहीं। ये आपका टेस्ट है, इस टेस्ट को एक बार आपको पढ़ लेना है। बाकी आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि माउथ से फूड जाता है, दांत क्या करता है, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देता है, सैलिवरी ग्लैंड क्या निकलता है, सैलिवरी अमाइलेज। उसके बाद फूड कहाँ है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए पेरिस्टोलिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में आता है। स्टमक में क्या प्रेजेंट है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, HCl पेप्सिन म्यूकस। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक करता है, ताकि आपका पेप्सिन एक्टिवेट हो सके एंड पैथोजेंस को मार देता है। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस का क्या काम है कि आपको HCl से बचाता है आपके पेट की लेयर को। ठीक है, देन अगर हम बात करें स्टमक से होते हुए जब आपका फूड कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने ही वाला होता है, उसी टाइम पे आपके दो ग्लैंड है, पेनक्रियास है और लिवर है। ये दोनों अपने अपने सिक्रेशन निकालते हैं। लिवर क्या निकालता है, बाइल जूस, एंड पेनक्रियास क्या निकालता है, पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें कि क्या क्या रहता है आपका, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। यहाँ पे बाइल जूस है, बाइल जूस का मेन काम क्या करता होता है कि अल्कलाइन, जो आपका एसिडिक फूड आ रहा है ना, उसको अल्कलाइन करना, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट नहीं है बाहर में। एल्कलाइन मतलब कि बेसिक कर देता है, फिर फैट को ब्रेक करता है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है, लाइपेज फैट को ब्रेक करता है। ये चीज होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे जूस वगैरह निकलते हैं। उन जूस का मिला जुला के काम ये होता है लास्ट में कि प्रोटीन अमीनो एसिड में लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब इस फॉर्म में आ जाता है ना फूड, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इजिली। इसके बाद ये याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। इसका मेन काम क्या होता है, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाता है ये एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, एंड साथ में यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि फूड एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इजी है। उसके बाद एनस के थ्रू जो भी आपका वेस्ट बनेगा ना, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में आएगा, एंड रेक्टम के बाद आप सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाल दोगे बॉडी से। ठीक है, बाकी ये एमीबा का डायग्राम तो यार सभी को पता होगा ना, कि हर बार ही रिपीट होता है यार, हर टेस्ट में आता है। एमीबा में क्या है ना, सीटोपोडिया क्या करता है, सीटोपोडिया स्ट्रक्चर है जो कि फूड को एनगल्फ करता है अपने अंदर, है ना। जब फूड एनगल्फ हो जाता है तो सारी चीजें होके देन वेस्ट जो बचता है फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। साथ में हम एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको याद रखना है कि नेसल पैसेज है, नेसल पैसेज से होते हुए आपका ना ये जो आपका विंड पाइप है, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर क्या होता है आपका ब्रोंकाई में आपका टूटता है ना, ब्रोंकाई निकलते हैं यहाँ से, ब्रोंकाई के बाद मल्टीपल ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या होता है, एल्वोलाई, एल्वोलाई पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। एंड जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम का मेन काम क्या होता है कि एक्सहेल और इनहेल करने में ये डायफ्राम हमारा मदद करता है। मतलब क्या कि जब हमने सांस अंदर लिया,
ठीक है, सांस अंदर लिया, डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया तो एक्स्ट्रा गैस भर गया, और जब हमें बाहर की तरफ गैस छोड़ना है तो वो क्या करेगा, डायफ्राम ऊपर आएगा और हम गैसेस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मिला जुला के सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं। एक बार आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन में मैंने, है ना, उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ खुद को, ठीक है, टाइम लग रहा है मिला जुला के। बाकी सारा जो आपका पीडीएफ है वो सारा मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, आपको एक बार आंसर पढ़ लेना है ना, एंड आंसर को एक बार अच्छे से कर लेना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है फिनिश। ठीक है, जल्दी से हम अपना एचपीक्यू सीरीज कंप्लीट करते हैं ताकि आप सभी टाइम से सारी चीजें, सारी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको। तो इसी के साथ मिलते हैं एचपीक्यू सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें, बाय बाय। ठीक है।